आज की वीडियो में हम बात करेंगे कोमेट यानी धूमकेतु या पुच्छल तारा किसे कहते हैं। ये देख सकते हैं आप, पुच्छल तारा यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमारे सौरमंडल में। ये कहाँ से आते हैं, इनकी संरचना कैसी होती है, इनकी बनावट कैसी होती है, इनके बनने का कारण क्या है और ये इनके पीछे एक पूंछ जैसी संरचना क्यों दिखाई देती है, यही सारी बातें इस वीडियो में हम करेंगे। मेरा नाम है अरुण कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं T2 क्लासेस। तो देखिए, जैसे कि हम बात कर रहे थे हमारे सौरमंडल की, जिसमें कि आपने देखे 8 ग्रह। यहाँ पे हमने देखा बुध, ये देखा हमने शुक्र, पृथ्वी, मंगल, जुपिटर यानी बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सारे हमारे ग्रह हैं। इसके अलावा कुछ क्षुद्र ग्रह भी हैं, छोटे ग्रह भी हैं। जैसे यहाँ पे आप प्लूटो देख सकते हैं, ये हर्मिया है, ये मेक है, यहाँ पे एरिस है और एक छोटा ग्रह जो है वो सिरिस यहाँ पर भी मौजूद है। ये वाली जो बेल्ट है इसको हम एस्टेरॉयड बेल्ट कहते हैं। ये जो वाली जो बेल्ट है इसको हम कुपियर बेल्ट कहते हैं। अब देखिए, सूर्य से कुपियर बेल्ट की दूरी बहुत अधिक है। बहुत अधिक दूरी होने के कारण यहाँ इसके क्षेत्र के आसपास के जो ग्रह हैं, चाहे वो प्लूटो हो, चाहे वो हर्मिया हो, मेक हो, नेपच्यून हो, यूरेनस हो, ये सारे बर्फ़ की संरचना लिए हुए, यानी ये बहुत ज़्यादा ठंडे हैं। इनको, यूरेनस को तो आइस जायंट भी कहा जाता है, बर्फ़ का राक्षस कहा जाता है, इतनी ज़्यादा ठंड यहाँ पे है। और यहाँ पे जो कुपियर बेल्ट है इसमें छोटे छोटे सेलेस्टियल बॉडी हैं, यानी छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं जो यहाँ पे घूमते रहते हैं। लेकिन देखिए, प्लूटो को जो है हमारे ग्रहों से बाहर कर दिया गया, क्योंकि प्लूटो जो है वो नेपच्यून की कक्षा से होकर गुजरता है। बाकी सारे ग्रह जो अपनी अपनी कक्षा में घूमते हैं, लेकिन प्लूटो जो है वो नेपच्यून की कक्षा से होकर गुजरता है। इसको इसलिए ग्रह से अलग कर दिया गया। और यहाँ पे जो हमारी कुपियर बेल्ट वाले जो खगोलीय पिंड है, सेलेस्टियल बॉडी हैं, ये भी एक दूसरी कक्षा से गुजरते हैं। इनका पथ कुछ निश्चित नहीं है, ये इधर उधर घूमते रहते हैं, हालांकि मेजरली यहीं पे रहते हैं। तो इन कुपियर बेल्ट से कुछ सेलेस्टियल बॉडी जो है वो निकल के ये कक्षा को घूमते घूमते सूरज की तरफ आ जाती हैं। जब वो सूरज की तरफ आएंगी तो देखिए यहाँ पे बहुत अधिक सर्दी है, बहुत अधिक ठंड है। ठंड के कारण इनकी जो गैसें हैं, इन सेलेस्टियल बॉडी की जो गैसें हैं वो जम गई हैं। वहाँ पे जो कुछ भी है वो जम के बर्फ़ का गोला जैसा बन गया। लेकिन जैसे जैसे वो सूर्य की तरफ आएगा, गर्मी बढ़ती चली जाएगी। गर्मी बढ़ने के कारण होगा क्या, देखिए यहाँ पे सोच लीजिए ये कोमेट है। मैं आपको डायरेक्ट लेके चलता हूँ कोमेट के फ़ोटो पे। ये कोमेट है। जैसे जैसे सूर्य की तरफ आएगा तो गर्मी बढ़ेगी। गर्मी बढ़ने के कारण वो गैसें जो हैं वो अपने बड़े आकार में आएंगी, नहीं गैसें फैलेंगी। वहाँ पे जो बर्फ़ जमी हुई है वो पिघलेगी, धूल के कारण वहाँ से बाहर निकलेंगे और वो पीछे की तरफ पूंछ जैसी संरचना बना लेंगे। तो अगर ये सूरज की तरफ, ये डायरेक्शन टू सन है, अगर ये सूरज की तरफ जा रहा है तो इसके पीछे एक पूंछनुमा संरचना बन जाएगी। ये है क्या, ये बेसिकली डस्ट, धूल, जल वाष्प, या आप कह सकते हैं कि गैसों का एक गैसों की एग्जिट है। गैसें यहाँ से बाहर निकल रही हैं। इसी को कहते हैं हम पुंछल तारे या धूमकेतु या कोमेट। पुंछल तारे या धूमकेतु या कोमेट ये कहाँ से आते हैं, तो ये बेसिकली कुपियर बेल्ट से आते हैं। और इनका पथ निश्चित नहीं होता है घूमने का। जब घूमने का पथ निश्चित नहीं होता है तो कभी ना कभी ये सूर्य के पास भी जाते हैं। जब सूर्य के पास जाते हैं तो ये जो गैस का गोला था जो जमा हुआ था वो पिघलता है, और पिघलने के कारण यानी उसका एक्सपेंशन होता है, और एक्सपेंशन होने के कारण जिधर को जा रहे होते हैं सूर्य की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में एक लंबी सी पूंछ दिखाई देती है। इन्हीं को कहते हैं धूमकेतु। तो कोमेट आर द ऑब्जेक्ट मेड ऑफ डस्ट, आइस एंड गैस। मैंने आपको बताया धूल के, बर्फ़ के और गैस के बने होते हैं, आकाश में रहते हैं। विच ऑर्बिट द सन इन ए पैराबोलिक पाथ। पैराबोलिक पाथ में सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन इनकी जो हमारा इनका घूमने का, चक्कर लगाने का जो पथ है वो निश्चित नहीं होता है। पैराबोलिक तो होता है लेकिन वो बीच बीच में बदलता भी रहता है और वो एक दूसरे ग्रहों के कक्षा को काटते भी रहते हैं। Whenever a comet reaches close to the sun, जब ये पैराबोलिक पाथ में घूम रहे होते हैं और जब ये जैसे सूरज के पास आता है कोमेट, तो होता क्या, आफ्टर हीटिंग द गैस स्टार्ट्स इमिटिंग फ्रॉम देम। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है तो इनके अंदर से गैसें निकलने लगती हैं। ड्यू टू विच ए टेल लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्म, जिसके कारण एक पूंछनुमा संरचना बन जाती है। दिस इज कॉल्ड ए टेल स्टार। इसको पुंछल तारा भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी पूंछनुमा संरचना बन गई है। जैसे एक कोमेट का नाम है हेली। हेली आपने ज़रूर सुना होगा, हेली कोमेट। हेली कोमेट क्या है, हेली एक तारा है। अगर आपको पूछा जाए कि कोमेट का एग्जाम्पल दीजिए तो हेली तारा है, हेली कोमेट है, जो पृथ्वी से दिखाई देता है 76 सालों के अंदर। पृथ्वी से बहुत सारे पुंछल तारे दिखाई देते होंगे, लेकिन उनमें सबसे जल्दी जो फ्रिक्वेंसी में दिखाई देता है वो हेली दिखाई देता है, जो 76 सालों के अंदर दिखाई देता है। विच इज़ द शॉर्टेस्ट पीरियड फॉर एनी कोमेट टू पास बाय द अर्थ। पृथ्वी के पास से निकलने वाले कोमेट में सबसे छोटा पीरियड जो है, मतलब सबसे जल्दी हेली ही निकलता है 76 सालों में एक बार। अब जो कोमेट होता है उसके 3 हिस्से होते हैं। टेक्निकल बात हम थोड़ी सी कर लेते हैं।
जो कोमेट होता है उसके 3 मुख्य भाग होते हैं। एक होता है न्यूक्ली, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल सेंटर वाला। उसके बाहर वाला होता है कोमा, और सबसे बाहर वाली होती है पूंछ। ये पूंछ यानी टेल। तो न्यूक्ली क्या होता है? मेन परमानेंट पार्ट ऑफ द कोमेट। ये फिक्स होता है, ये ख़त्म नहीं होता है। सूर्य के पास भी जाएंगे तो न्यूक्लियस उसका बना रहेगा। सूर्य से दूर जाएगा तो बाद में धीरे धीरे इसके ऊपर गैसें, डस्ट जम जाएंगी, लेकिन ये जो है ये परमानेंट पार्ट है। क्या? न्यूक्ली या न्यूक्लियस। किस चीज़ से बना होता है? डस्ट से बना होता है, आइस से बना होता है, और अदर सॉलिड मटेरियल से बना होता है। उसके बाहर वाला जो ये दिख रहा है, ये है कोमा, टॉप पार्ट ऑफ द कोमेट फ्रॉम विच द डेंस क्लाउड ऑफ वाटर, CO2 एंड अदर गैसेस कंटिन्यूज टू बी इमिटेड फ्रॉम द सेंटर। यानी सेंटर से बाहर की तरफ एमिशन होता रहता है कार्बन डाइऑक्साइड का, पानी के बादलों का, घने घने और अन्य गैसों का, तो बाहर की तरफ एमिशन होता रहता है। जो न्यूक्ली है वो फिक्स है, और कोमा में बाहर की तरफ जो है यहाँ से लगातार एमिशन होता रहता है धूल के कणों का, जलवाष्प का, बादलों का, बादल बन के, और हम कह सकते हैं अन्य गैसों का, जो हमें पूंछ के रूप में दिखाई देती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं टेल की। टेल क्या होती है? दिस इज द बैक पार्ट ऑफ द कोमेट। कोमेट का जो पिछला वाला हिस्सा है, यानी सूर्य की तरफ अगर जा रहा है तो उसके बिल्कुल अपोजिट में ये बनेगा, विच इज रिमेंट्स ऑफ गैसेस इन द फॉर्म ऑफ स्पिट। इस तरह से ये एक गैसों का भंडार है, गैसों का गुबार है, जो हमें इस तरह से दिखाई देता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा कोमेट तारा। इसके बाद हम जानेंगे आगे मेटरॉइड्स क्या होते हैं, और चलिए मेटरॉइड्स की बात भी हम कर ही लेते हैं इसी वीडियो में। तो जैसा कि हमने जाना, यहाँ पे क्यूपियर बेल्ट थी, एकदम नेपच्यून के भी बाहर जाने के बाद, और यहाँ पे जो हमारा मंगल ग्रह है और ये हमारा जुपिटर है। मंगल और जुपिटर के बीच में एक और बेल्ट है जिसे हम कहते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट। क्या कहते हैं? एस्टेरॉइड बेल्ट। बेसिकली ये क्यूपियर बेल्ट और एस्टेरॉइड बेल्ट क्या है? ये ब्रह्मांड जब बना हमारा, तो उसमें यह हमारा सोलर सिस्टम जब बना तो उसके कुछ अवशेष बच गए, उनको भी ग्रह बनना था लेकिन ये ग्रह बन नहीं पाए, और इस तरह से जुपिटर और मार्स के बीच में चक्कर लगाने लगे। इसी को हम कहते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट। यहाँ पे बहुत सारे सेलेस्टियल बॉडी हैं। इन सेलेस्टियल बॉडी में सबसे बड़ा जो है उसका नाम है सीरीस, और सीरीस को क्या कहा जाता है? सीरीस को ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाता है। देखिए ड्वार्फ प्लैनेट मैंने आपको 5 बताए हैं, एरिस, हर्मिया, प्लूटो, मेकमेक और सीरीस। इन सब ड्वार्फ प्लैनेट में सबसे बड़ा ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो है, जो पहले प्लैनेट में रखा जाता था लेकिन अभी क्या है, वो ड्वार्फ प्लैनेट बन गया है। अगर केवल हम क्यूपियर बेल्ट की बात करें तो वहाँ 4 हैं। अगर हम एस्टेरॉइड बेल्ट की बात करें तो वहाँ एक ही है, सीरीस, जो एक ड्वार्फ प्लैनेट है। तो ये जो एस्टेरॉइड बेल्ट है, इस एस्टेरॉइड बेल्ट में क्या रहता है? मेटरॉइड्स रहते हैं। मेटरॉइड्स यानी उल्कापिंड, उल्कापात, उल्कापिंड आपने सुना होगा, यानी जलता हुआ कोई जलती हुई सेलेस्टियल बॉडी को मेटरॉइड्स हम कह सकते हैं। सेलेस्टियल बॉडी कहाँ से है? व्हेन मेटरॉइड्स एंटर इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। अब यहाँ जब ये घूम रहे हैं, ये जो यहाँ पे एस्टेरॉइड्स घूम रहे हैं, इनमें से कोई मेटरॉइड्स निकल के, यानी कोई पिंड निकल के अगर पृथ्वी के वातावरण में आ जाए तो पृथ्वी के वातावरण में घुसने के बाद उसमें आग लग जाएगी, क्योंकि जैसे घर्षण बहुत अधिक होगा और आग लग जाएगी। तो जब ये सेलेस्टियल बॉडी पृथ्वी के वातावरण में घुस जाती हैं, व्हेन मेटरॉइड्स एंटर टू द अर्थ एटमॉस्फेयर और अनदर प्लैनेट इट कॉल्ड द मेटियोर्स। इसको उल्का कहा जाता है। ठीक है, जब कोई पिंड या सेलेस्टियल बॉडी किसी अर्थ के वातावरण में, अर्थ के एटमॉस्फेयर में या किसी अन्य प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में घुस जाती है, उसे कहते हैं मेटियोर, और आल्सो नोन एज शूटिंग स्टार। इसको भी शूटिंग स्टार के नाम से जाना जाता है। देखिए पुंछल स्टार, पुंछल तारे अलग हैं, शूटिंग स्टार अलग हैं। पुंछल तारे में लगातार पूंछ दिखाई देगी आपको, वो पूंछ खत्म नहीं होगी, लेकिन शूटिंग स्टार थोड़े टाइम के लिए दिखाई देगा, फिर खत्म हो जाएगा, जल के राख बन जाएगी उसकी। आल्सो नोन एज शूटिंग स्टार। इनका साइज जो होता है, छोटे से धूल के टुकड़े से लेके और बहुत बहुत बड़े एस्टेरॉइड तक इनका साइज हो सकता है। इनका जो आकार है वो छोटे धूल के कण से लेके और बहुत बड़े एस्टेरॉइड तक हो सकता है। एस्टेरॉइड मैंने आपको बताया कहाँ से है, एस्टेरॉइड बेल्ट से आते हैं। फिर क्या होता है, उसके बाद की कहानी ये है कि व्हेन मेटरॉइड्स सर्वाइव इन द एटमॉस्फेयर। अगर एटमॉस्फेयर में घुसने के बाद मेटरॉइड्स एटमॉस्फेयर में घुसा, और घुसने के बाद भी इतना बड़ा उसका आकार है कि वो सर्वाइव कर गया। सर्वाइव इन द सेंस, सर्वाइव कर गया कुछ इस तरह से कि वो अभी तक भी जल के ख़त्म नहीं हुआ है और ख़त्म होने से पहले ही जाके ग्राउंड से टकरा गया, तो उसको कहते हैं मेटरॉइड्स यानी उल्कापात। तब वो उल्कापात कहलाता है। जब कोई एस्टेरॉइड्स पृथ्वी के वातावरण में घुस जाता है तो उसे कहते हैं मेटियोर यानी उल्का, और शूटिंग स्टार के नाम से जानते हैं। और जब वो उल्का पिंड जो है पृथ्वी के वातावरण में घुसने के बाद भी जल के ख़त्म नहीं होता और जाके पृथ्वी से टकरा ही जाता है, तब उसको कहते हैं मेटरॉइड्स यानी उल्कापात। आपने जो है मेटरॉइड्स लेक्स पढ़ी होंगी, उल्का झीलें, मैंने आपको पढ़ाई भी थी। महाराष्ट्र में भी, भारत में एक उल्का झील है, उसका नाम आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। वो इनके पृथ्वी के टकराने के कारण ही बनती हैं। देयर आर बिलियंस ऑफ मेटियोर्स विद एस्टेरॉइड बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। मार्स और जुपिटर के बीच में करोड़ों मेटियोर्स हैं। देखिए, देख सकते हैं आप,
मार्स और जुपिटर के बीच में बिलियंस ऑफ एस्टेरॉइड्स हैं, यही आके वातावरण में घुसते हैं एक दूसरे ग्रह के। एंड बट आफ्टर नेपट्यून द क्यूपियर बेल्ट इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ द मेटियोर, यानी कि क्यूपियर बेल्ट जो है यहाँ पर भी सबसे ज़्यादा मेटियोर पाए जाते हैं। बिलियंस ऑफ मेटियोर तो यहाँ भी पाए जाते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट में, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो क्यूपियर बेल्ट के अंदर पाए जाते हैं। क्यूपियर बेल्ट का है नेपट्यून के आगे, और मार्स और जुपिटर के बीच में क्या है, एस्टेरॉइड बेल्ट। ये चीज़ें मैं आपको आराम से डिटेल से सब चीज़ें पढ़ा चुका हूँ, आप प्ले लिस्ट में जाके ढूंढिएगा। देखिए मेजरमेंट की कुछ इकाइयाँ भी होती हैं। मेजरमेंट की इकाइयाँ, ब्रह्मांड को नापा किस तरह से जाता है। एक प्रकाश वर्ष क्या होता है पूछा जा सकता है, तो प्रकाश एक साल में जितनी दूरी तय करता है उसे एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। 9.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर ये दूरी होती है, यानी एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा चली गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। 9.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। पारसेक क्या होता है, एक प्रकाश वर्ष को 3 से गुणा कर दो, यानी 3 लाइट ईयर को पारसेक कहा जाता है। ये सारी दूरी नापने की इकाइयाँ हैं जिनमें ब्रह्मांड की दूरी नापी जाती है। पारसेक मतलब 3 प्रकाश वर्ष। कॉस्मिक ईयर क्या होता है, ब्रह्मांड वर्ष क्या होता है। सन रिवोल्यूशन ऑफ द मिल्की वे, मिल्की वे में हमारा देखिए ये जो सूर्य है, ये जो हमारा पूरे का पूरा सोलर सिस्टम है, ये मिल्की वे के अंदर स्थित है, और मिल्की वे का चक्कर लगाता है सूरज। तो सूरज को मिल्की वे का चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उसे कहते हैं ब्रह्मांड वर्ष, सन रिवोल्यूशन इन द मिल्की वे, और ये बराबर होता है 250 मिलियन ईयर के, यानी 250 मिलियन ईयर जो हैं वो एक ब्रह्मांड वर्ष के बराबर होते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है जो सबसे अधिक यूज करी जाती है, उसका नाम है AU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। AU का मतलब होता है सूर्य से पृथ्वी के बीच की जो औसत दूरी है उसे AU कहा जाता है। देखिए ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, और ये पैराबोलिक पाथ में घूम रही है, मतलब कभी दूरी कम हो जाएगी कभी दूरी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि पैराबोला है, सर्किल नहीं है। तो सूर्य से पृथ्वी के बीच की जो औसत दूरी आएगी, एवरेज डिस्टेंस आएगी, उसे कहते हैं AU, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, एवरेज डिस्टेंस, वो AU है। AU मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और कितनी होती है ये, 149597870,700 मीटर, मीटर में दी गई है। कितनी अरब खरब में है आप देख लीजिएगा। आपको जानना है एक प्रकाश वर्ष मतलब प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, यानी 9.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। पारसेक मतलब 3 प्रकाश वर्ष। कॉस्मिक ईयर मतलब मिल्की वे का चक्कर लगाने में सूर्य के द्वारा लगा समय, यानी 250 मिलियन ईयर्स। और AU मतलब सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसकी नाम माप इतने मीटर होती है। ये खरब में होगी, देख लीजिएगा। तो आई होप इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह के। मिलते हैं ऐसी ही किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।